वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज एक ऐसी इस्तिलाह, एक ऐसे फिनोमेना के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र हम आज से 10-20 साल पहले सुनते थे और उसको रीडिफाइन करने की कोशिश की। मैं बात कर रही हूँ ब्रेन ड्रेन की, यानी आपके मुल्क के जो बेहतरीन प्रोफेशनल्स हैं, जो सबसे होनहार स्किल्ड लोग हैं, उनको बाहर की दुनिया, तरक्की याफ्ता ममालिक ज्यादा बेहतर एक अंदाज़े जिंदगी और सेविंग्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स दिखाकर अपनी तरफ रिझा लेती हैं। और यकीनन एक हमारी आबादी जैसा मुल्क जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, लोग समझते हैं कि यहाँ पे आप खिदमत करते रहें या स्ट्रगल करते रहें, बहुत सारी चीजें बेहतर नहीं होंगी, क्राइम सिचुएशन, मईशत एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए आपको ये जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा लगता है। आपको बताते चलें कि अगर गुज़िश्ता साल को देखते हैं, उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग, ऑफिशियल फिगर्स हमारे कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से इमिग्रेट किया, यानी वो बाहर चले गए। लेकिन इस रवां साल के पहले ही 8 महीने की तरफ अगर देखा जाता है तो इस वक्त 5.25 लाख आपके जो स्किल्ड लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेट किया है एंड दे वांट टू लिव अब्रॉड। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस पर जरा बात करते हैं। जो मैं कही थी कि इस तरह को चेंज करने की कोशिश की थी। मुझे याद है 20 years ago द कॉन्वर्जेशन यूज्ड टू बी कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स जो शायद पाकिस्तान में रहकर एक्सपर्टीज के उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, उनके पास रिसर्च के, अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के वो मौके मौजूद नहीं हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो मे बी दे बिकम स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग डॉक्टर अगर बाहर जाता है, बाहर जाके स्पेशलाइज करता है, सालों का एक्सपीरियंस हासिल करता है, एंड इवेंचुअली 10-20 साल अगर बाद वो मुल्क वापस आएगा तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। प्लस वो बाहर रह के रेमिटेंसेस भी भेजता है। लेकिन आज के सिनेरियो में जब हमारे पास स्किल्ड लोग कम हैं, इज इट रियली ब्रेन गेन? यानी क्या हम ये इतनी लॉन्ग टर्म विंडो देख सकते हैं कि जी 20 साल बाद वो आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, या इस वक्त की मौजूदा रियलिटी में दिस इज गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान? सबसे पहले आपको इस हवाले से दिखाते हैं ये रिपोर्ट, फिर हमारे पैनल से गुफ्तगू करेंगे। मकामी सतह पर रोजगार के मौके की कमी और कोरोना वायरस की वबा के बाद 2021 में बैरून मुल्क मुलाजमत तलाश करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27.6% का इजाफा देखा गया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए 2,86,648 अफराद ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, जो इससे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27.6% ज्यादा है। 2021 में गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों में से 54% ने सऊदी अरब, 13.4% ने अम्मान और 13.2% ने कतर के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। 2020 के मुकाबले में 2021 में रजिस्टर्ड तारिकीन वतन की तादाद में मजमूई तौर पर बड़ा इजाफा देखा गया। बैरून मुल्क के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले सबसे ज्यादा अफराद का ताल्लुक पंजाब से है, जिनकी तादाद 1,56,877। इसके बाद KPK में 76,213 अफराद थे। हुकूमत का ख्याल है कि आने वाले महीनों में मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजमत के मौके मिलने के बाद इंसानी वसाइल की तलब में बेहतरी आने का इम्कान है। जी जनाब, और कोविड के बाद जब दुनिया को हम देख रहे हैं, कई जगह मुश्किलात आई हैं। ब्रेग्जिट के बाद UK को स्किल्ड इनएक्सपेंसिव लेबर की जरूरत है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। UAE में हम देखते हैं कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ सर्विसेज मॉडल, और अब देखा जा रहा है कि जिनके पास सरमाया है या कोई हुनर है या स्किल है, उनको गोल्डन वीजा जैसी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, फ्रीलांस वीजाज ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर देखते हैं तो जो उन्होंने अपने लिए हदफ इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स को बुलाने का, अट्रैक्ट करने का रखा था, उसमें तकरीबन 4 गुना इजाफा किया गया है। तो 400% हाइक आप देख रहे हैं इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट दे विल बी एक्सेप्टिंग। यही नंबर्स हम कनाडा में भी देखते हैं। तो यकीनन ये अब फेवरेबल डेस्टिनेशंस बनती जा रही हैं। लोकल नंबर्स के हवाले से आपने ये रिपोर्ट देखी कि कितने लोगों की एप्लीकेशंस इन प्रोसेस हैं। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हैं फायजा तारिक कुरैशी, हु इज एन OD एंड HR प्रैक्टिशनर। बहुत शुक्रिया फायजा यहाँ मौजूद होने के लिए। आपके साथ तशरीफ रखती हैं माविश सईद, हु इज अ लाइफ कोच एंड ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी हैव मोहम्मद मौजम शहबाज, जो कि एजुकेशन पॉलिसीज एंड ऑफ कोर्स HR पॉलिसीज पे गहरी नजर रखते हैं। एकेडेमिया से भी आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया मौजम आपके भी यहाँ मौजूद होने का। मौजम, यू बीइंग द ओनली जेंटलमैन इन द पैनल, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पहले तो ये
الزام لگایا جاتا تھا کہ ہماری ایکڈیمیا, ابھی بھی ایک گیپ ہمیں نظر آتا ہے ان دا کارپوریٹ اینڈ دی ایکڈیمیا, کہ جی ہم بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ہنر, وہ نالج دے ہی نہیں رہے جس کی آج یہاں پہ ضرورت ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے یہی اسٹوڈنٹس, یہی ہمارے گریجویٹس جب باہر اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے, ان کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں. تو ویئر از دا گیپ؟ اچھا, معظم کی ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے. معظم کچھ کہیے گا. اچھا جی, اب آپ کی آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی تھینک یو. آپ کو یاد ہوگا کہ میری کمپنی نکیبس کنسلٹنگ کی ہی رپورٹ ہے گریجویٹ امپلائبلٹی, جو ہم نے سروے کیا تھا 2018, جس میں 212 کمپنیز کے سی اوز اور ہیڈز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ 78% آف دا امپلائرز in Pakistan they are not happy with the quality of graduates or universities are producing. یہ وہ میں نے آپ کو پہلا جواب دے دیا جو آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ جو گیپ ہے. لیکن جو مجھے اس سے بڑا گیپ لگتا ہے, جو میں نے اسٹڈی کے بعد تھوڑا سا ڈیپ اسٹڈی کیا, وہ ہے ڈسکنیکٹ بٹوین آر اکنامک اینڈ ایجوکیشن پالیسیز. فار ایگزامپل, ہمارے نیبرنگ کنٹری نے آج سے 40 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے آپ کو آئی ٹی ہب بنانا ہے. انہوں نے آئی ٹی یونیورسٹیز بنائی, 1990s میں کام شروع کیا, اور آج اس کا وہ فروٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں. دنیا کی ٹاپ 500 جو کمپنیز ہیں, جنہیں فارچون 500 کمپنیز بھی کہتے ہیں, ان میں زیادہ تر کے جو سی اوز ہیں وہ انڈین ہیں. انہوں نے یہ 40 ایئرس بفور کانشیس برین ڈرین کیا, ٹرین کر کے. لیکن اس کو انہوں نے بیک اپ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے کنٹری میں بھی ملٹی نیشنل کے آفیسز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے, بی پی اوز اسٹارٹ کیے, کہ ان کے جو کنٹری کے اندر یوتھ ہے, کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ, ہماری پاپولیشن دیکھیں تو جو انڈر 35 ہے وہ تقریباً 13 کروڑ لوگ بنتے ہیں. اب 13 کروڑ لوگوں کو اپنے امپلائمنٹ دینی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سب کو پاکستان میں رکھ سکیں, اور یہ بھی ممکن نہیں کہ سب کے سب باہر چلیں, کہ بہت بڑی تعداد ہے. تو ہمیں آپ کی والی بات پالیسیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کی والی بات معظم, لیکن اس میں سے جو انٹرنیشنل امپلائمنٹ سی کرتے ہیں اس میں سے کتنے ہنرمند ہیں, کتنے ایک عام لیبرر کے طور پہ باہر جاتے ہیں. انفارچونیٹلی 70 کی دہائی سے یہ پورا پروسیس شروع ہوا, جب آپ نے ایک عام پاکستانی کے لیے پاسپورٹ بنانا آسان ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ کے پی سے, پنجاب سے بڑے ہنرمند بٹ فٹ فار بلو کالر جابس لوگ باہر مڈل ایسٹ میں گئے, جبکہ ہم ایک رائز دیکھ رہے تھے سعودی عرب میں, یو اے ای میں. فائزہ, آپ کو انکلوڈ کرنا چاہوں گی, مجھے بتائیے کہ کل ہم گفتگو کر رہے تھے پرسوں ود سی ای او آف آر بی, ہمارے ساتھ کاشان حسن موجود تھے. انہوں نے بھی یہ مینشن کیا ہے کہ گزشتہ صرف 2 سالوں میں 70 سے زیادہ ٹاپ مینیجرز, اچھے اسکلڈ پروفیشنلز کو آر بی نے اپنے مختلف انٹرنیشنل ریجنل آفیسز میں بھیجا ہے, اور پاکستان اس بات میں وہ پرائڈ لیتے ہیں ایز اے پاکستانی سی ای او. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بلو کالر جابز ورسز پروفیشنلز, یہ ریشو ابھی انٹرنیشنل امیگریشنز میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ادر فار ہیونگ می اوور ہیئر. السلام علیکم. دیکھیے, ریشو انفارچونیٹلی فگرز میرے سامنے نہیں ہے, بٹ یس ایک چیز جو ضرور اسٹاک طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے پاس بلو کالر جابز باہر بہتر ہیں, بیکاز ان کی جو ریمونریشنز ہیں اور ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے کمپیریزن میں بہتر ہیں. ان ٹرمز آف انشورنسز ہو گئی, ان ٹرمز آف اوور ٹائم ہو گیا, ان ٹرمز آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی. یو سی آپ کے بلو کالر جابس, فار ایگزامپل ایک سمپل آپ کنسٹرکشن ورکر کا دیکھ لیں کہ جب وہ بلڈنگ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو دیر از اے سرٹن سیٹ آف یونیفارم, دیر از اے سیفٹی پروٹوکال دیٹ ہی فالوز, سیفٹی گیئر پہنا ہوا ہوتا ہے, ورسز وٹ ان پاکستان از ہیپننگ. بیس لائن ہے, دیر آر آرگنائزیشنز جو کہ ورک کر رہی ہیں اس کی طرف, بٹ بیکاز وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو ایک ہے نا, اس کی جان کی قدر اس کو باہر زیادہ دکھ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے بلو کالر زیادہ کانشیسلی موو آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ ہی از ارننگ ان فارن ایکسچینج ایز ویل, یعنی وہ کما پاتا ہے ڈالرز میں, ریال میں, اور اس کی شاید بچت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ماوش, اگر آپ نے نوٹس کیا ہو, یہ بھی ایک پورا پیرلل انفارچونیٹلی ایک سسٹم ہے جہاں پہ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے, ہیلو بہانوں سے لوٹتے ہیں. یعنی ان کے پاس پرفیکٹ انفارمیشن نہیں ہوتی, بہت سارے ملکوں میں جانا ان کے لیے آسان بھی نہیں ہے, لیکن وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ بلو کالر لوگوں کی بات کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں, دیر آر 2 فیکٹرز. ایک تو پش ہے یہاں سے ہمارے جن حالات میں ہم رہتے ہیں, اور جو آپ نے کہا کہ 70 کی دہائی سے ٹرینڈ نظر آیا, تو دیر ور سو مینی فیکٹرز جس کی وجہ سے لوگ گرینر پیسٹرز کی طرف جانے لگے, جس میں جس کو جہاں موقع ملا وہ گیا. تو اسکلڈ اور جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے ان کو دوسرے مواقع ملے, اور جو بلو کالر ہیں
वो बेचारे सिंस दे नो कि उनको जो भी मौका मिले या जिसके थ्रू भी जा सके वो जाते हैं. तो हाँ, यू आर राइट कि दो तरह की एजेंसीज होती हैं. एक होती हैं जो गलत तरीकों से इनको भेजती हैं, बकायदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है. Absolutely, हमारे रेडियो absolutely. चैनल्स पे इस किस्म के ऐड चलने पड़ते हैं कि अगर आप एक बोट में सवार होकर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हैं या ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको लिया नहीं जाएगा, आपको वापस भेजा जाएगा. तो ये जो गलत तरीकों से लोग बेचारे बेवकूफ बनते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बहुत सारी वॉर स्ट्रिकन एरिया से कहा जाता है कि मेडिटेरेनियन सी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है क्योंकि लोग इसको पार करने की कोशिश करते हैं. बट वी आर गोइंग टू कम टू द मिडिल क्लास इन पाकिस्तान, जो अपना पेट काट कर शायद मुश्किलात को बर्दाश्त करके अपने बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं विद द ओनली थॉट कि वो बच्चा फिर वहीं पे काम करे, वहीं सेट हो जाए. कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. शिहाद से बेटी अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? भी अल्हम्दुलिल्लाह. जी शिराज साहब, क्या कहेंगे? देखिए शिहाद, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी यहाँ से इंडस्ट्रीज खत्म की. जी. इंडिया के अंदर हाईटेक पूरे शहर बना दिए. हमारे यहाँ एक सिविक सेंटर के बराबर में 11-17 मंजिला हाईटेक की एक बिल्डिंग बन रही थी जिसमें तमाम दुनिया के अलावा पूरे पाकिस्तान के लोग जॉब कर सकते थे, वो खत्म किया. बड़े बड़े आपने मॉल बना दिए और आप यकीन करें ये हाल हो गया, मॉल वाला धनिया से लेके और वो जहाज बेचने को तैयार हो गया. तो आप खुद ही लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं. चंद लोगों के फायदे के लिए पूरी दुनिया हर तरक्की करती है, लेकिन हमारी यहाँ एक ये वजह, दूसरा लेट कारोबार शुरू करना और लेट बंद करना. सुबह मैं पूरी एशिया इधर उधर जहाँ चाइना सब जगह घूमा हूँ, वहाँ सुबह 7-8 बजे काम शुरू होता है और 5-6 बजे क्लोज होता है. यहाँ हम उल्टे चलते हैं, 5 बजे शुरू करते हैं या 2 बजे और रात को. लेकिन सवाल जो आज हम लेके चल रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान के इस वक्त हर घर में ये गुफ्तगू हो रही है, चाहे आप लोअर इनकम स्ट्राटा से हो, मिडिल इनकम स्ट्राटा से हो, कि जी कोई फ्यूचर नहीं है. एक होपलेसनेस कि आपने अगर बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो सोचो कहाँ जा सकते हो, कहाँ निकल सकते हो. क्यों ये रेस लगी हुई है हमारे यहाँ? इसके पीछे एक और चीज भी आप सोचें. लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि आप अपने बच्चे को भेजती हैं तो आधा कुरान घर में खत्म हो जाता है जब तक घर ना आ जाए. जब इस तरह के हालात होंगे तो बच्चों ने कहाँ जाना है? वो सेफ समझते हैं कि बाहर जाके चाहे बाहर वाला और नुकसान हो जाए, लेकिन चले जा रहे हैं बाहर. ये बिल्कुल सही. शिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. आपके कहने का ये मकसद है कि जो भी शख्स बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है वो इस बात से नावाकिफ नहीं है कि बाहर उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन वो जिन चीजों को ट्रेड ऑफ कर रहा है, अपनी जान की सेफ्टी, एक इंसाफ का निजाम होना, बेहतर पुलिसिंग होना, सफाई सुथराई होना, उस मामलात में वो एक तरह से नाउमीद हो चुका है कि पाकिस्तान में ये चीजें. वेलकम बैक जी. उर्दू की एक कहावत है, दूर के ढोल सुहाने, या अंग्रेजी में कहा जाता है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, बेयकीनी है. बाहर जाएंगे तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं या जो सड़कें हैं वो सोने की बनी हुई हैं, लेकिन वहां जाके आपको एक और रियलिटी चेक मिलता है. अगर आप स्टूडेंट लाइफ में बाहर थे या आप एज टूरिस्ट गए हैं तो वो आपका एक टूरिस्टी अंदाज सा देखने का. आप और मैं बड़े खुशी खुशी एक अंडरग्राउंड ट्यूब पकड़ के किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, बिकॉज आप वेकेशन मोड पर हैं, लेकिन अगर आपको ये रोज करना पड़े और आपको काम के लिए इसी तरह भागदौड़ करनी पड़े, इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी है. लेट्स फाइंड आउट कि उनका क्या इस पे एक तज्जिया है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम जी, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, आदम शेर. जी आदम साहब, क्या कहेंगे? दुबई में आपकी जिंदगी ज्यादा पुरसुकून है बनिस्बत पाकिस्तान के? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना नंबर दे के हम लोगों का आवाज सुन लेते हैं और अपना मौके पेश कर रहे थे. आपका चैनल का और आपका टीम का बहुत शुक्रिया. जी जी जी. मैडम जी, बात दरअसल ऐसा है कि हमने इधर 30 साल गुजारा, दिहाड़ी किया, मेहनत किया, अपने बच्चों को पढ़ाया जी. तो पाकिस्तान में उसके लिए नौकरी नहीं मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो 7-8 लाख रुपए मांग रहा है. तो मजबूर हो कि यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इसी वजह से कि वहाँ पे नौकरी नहीं मिल रहा. अगर मिल रहा है तो इतना पैसा मांग रहा है तो हम लोग किधर से देगा. सही. और मैंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराया जी. उसने बीटेक भी किया, उसने लैंग्वेज भी किया, इसने कंप्यूटर भी किया.
जी। इस्लामाबाद में इंटरव्यू दिया और बोलते कि 4 लाख रुपया लेके आओ। ओहो। तो हमने बेटे को बोला कि यार जाओ अपना गम शादी कर लो और माँ बाप का खिदमत करो, घर में बैठो, लेकिन वो नहीं माना। इधर आया, इधर भी हालात ऐसा है आजकल के, आपको मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आते। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चे तालीम करके पाकिस्तान में ये तालीम वहाँ पे कैंप पास करके अपने मुल्क का खिदमत करें। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपका बेटा अगर दुबई आ गया है तो वहाँ आसानियां हैं, वहाँ पे कुछ मौके मिल रहे हैं कमाई के, आमदन के, नौकरी मिल रही है? मौके मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस उसने किया था 2 साल 3 साल उसने उधर काम किया पेशावर ये मेट्रो में जी, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है। अब इधर वो लोग फार्म ऑफिस वाला बोल रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी है और हम गवर्नमेंट से ताल्लुक करते रहे हैं, ये हम नहीं दे सकते। सही। तो उधर भी परेशानी है, इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छा होगा तो कोई न कोई चांस मिल जाता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आदम साहब कॉल करने के लिए। बड़ी अहम बात है और जिसकी आपने निशानदेही की, मेरिट। एक तासुर ये भी है कि बाहर मेरिट फिर भी अपना रास्ता बना लेता है, यहाँ पे मुश्किलात बहुत हैं। मौजम, इस पे आप क्या कहेंगे? ये डिजेक्शन मेरे ख्याल में हर नौजवान फेस करता है, जिससे भी गुफ्तगू की जाए वो कहते हैं कि जी मुझे ऐसा लगता है मुझे मौका ही नहीं मिल रहा अपनी सलाहियत दिखाने का। सिद्रा, अगर मुझे थोड़ा सा फॉलो करें तो मैं आपको एक, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक सेक्टर के साथ काम करती हैं, अनसर्टेनिटी इसकी बेसिस है। हम पिछले कई डेकेड से स्टेबल हो ही नहीं पाए, ना हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई है। इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ये 2 चीजें हैं। अब अगर मैं एक टेंडर में विन करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरी कंपनी में 150-200 मुलाजिम जो हैं वो उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, हमें ये फिक्र पड़ जाती है कि ये तो पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, पता नहीं अगले वाले हमें पैसे देंगे या नहीं देंगे। ये है छोटी छोटी चीजें। फिर आपकी जो मैं पहले बात कर रहा था, आपकी एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो उनका आपस में लिंक ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन से स्किल्स के लोग चाहिए आपको, आपकी डिमांड क्या है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर प्रमोट करते जा रहे हैं, लेकिन आपने टीवेट सेक्टर को स्ट्रांग नहीं किया। आप बहुत यूके गए हैं, आपने यूरोप को विजिट किया है, आपने देखा होगा कि वहां पे टीवेट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेना चाहते, वही लोग, मिडिल क्लास के लोग जब यूरोप जाते हैं तो वहां जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस होती हैं वो करते हैं। एब्सोल्युटली। एक तो देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो मैक्रो लेवल पे है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल्स पे भी बात करती हूँ तो कई स्टडीज, किताबें लिखने वाले ये पॉइंट आउट करते हैं कि आपका आज की दुनिया में बेसिक फियर है, फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी गुर्बत का डर, मुफलिसी का डर कि जो चीजें मैं आज अफोर्ड कर पा रही हूँ इसको मैं कल कैसे लेके चलूंगी, विच इज एट द मोमेंट यूनिवर्सल। लेकिन पाकिस्तान में ये हाइटन होता है क्योंकि हमारा कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगर आज आपकी जेब में पैसा ना हो तो ना आप इलाज करवा पाएंगे, ना आपका बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा, ना आप अपना किराया दे पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें लोगों को एक बहुत ज्यादा चुभने वाले फैक्टर्स हैं। और जब वो ट्रेड ऑफ करते हैं, वो कहते हैं यार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के किसी मुल्क में चले जाओगे, एटलीस्ट बच्चों की तालीम फ्री है, एटलीस्ट आपका बेसिक एक निजाम है सेहत का। तो ये चीजें लोगों को रिझाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुबह कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजा आबाद बात कर रहा हूँ, कराची से। जी सर, क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले आज मैं अपनी सेहत के लिए आपके चैनल के दोस्तों से, मुल्क और गैर मुल्क के लोगों से कहूंगा कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें। आमीन। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज का आपका टॉपिक बहुत ही प्यारा है और इसके लिए मैं एक, अभी हमारे दुबई से कॉलर ने बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था उनकी बात जी। तो वो यही एक अलमिया है जिसका सबसे बड़ा रुझान है कि हमारे यहाँ बच्चों ने डिग्रियां भी ले ली हैं, सब कुछ भी ले लिया, लेकिन रोजगार के दरवाजे बंद हैं। जब तक ये हमारे यहाँ 25 सिस्टम चलता रहेगा हम लोगों के हालात कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और मैं अपने आपको बता दूं कि मैं गुज़िश्ता 35 से 40 साल लगा लें तो मैं इस वर्क पे काम कर रहा हूँ, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। आइए मिलकर बेरोजगारी का खात्मा करें इस्राइल काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। लेकिन हुआ ये है कि जब भी मैंने कोई प्रपोजल रखा, मैं किसी मिनिस्टर और किसी गवर्नमेंट को वो नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने रखा और उन्होंने उसकी पीसी भी ली, सब PC1 भी बनवाए, सब कुछ किया, फिजिबिलिटी बनवाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी ही मनमानी की और उस प्रोजेक्ट को बॉक्स में डाल दिए गए। अगर आज काश वो प्रोजेक्ट हो जाते, बात ये थी कि मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं, कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर नहीं था, मैंने अपने प्रोजेक्ट दिए और आज भी मैं अल्लाह का शुक्र है और मीडिया पे ये अनाउंसमेंट है कि अगर
بالکل صحیح سر, آپ نے جو اشارہ کیا نا, دیٹ از دا کاسٹ آف ان ایکشن. یعنی جب وقت گزر جاتا ہے ہم لکیر پیٹتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یار 30 سال پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا. پاکستان جیسی آبادی والے ملک جہاں پہ 70% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے, دیر از نو وے وی کین کم آؤٹ آف پاورٹی وداؤٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. باقی سب چیزیں اپنی جگہ, آپ اسٹارٹ اپس کی بات کر لیں, ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, لیکن جب تک ہمارا ملک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یونٹس نہیں لگائے گا ہم مشکلات سے نہیں نکل سکتے. لیکن لیٹس آلسو پروب یہ جو ہماری سائیکی ہے. کئی لوگوں کو مجھے لگتا ہے ماوش باہر جا کے شوق بھی لگتا ہے, بیکاز شاید انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ پاکستان سے نکل جائیں چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. وہاں کی مشکلات کا ہم صحیح احاطہ کر پاتے ہیں؟ بالکل صحیح سجا, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جب ہم جاتے ہیں کسی دوسرے ملک تو ہم ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں اور ہم اسی کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد وی کم بیک. لیکن اگر روزانہ وہ ٹیوب لینی پڑے تو ہاؤ ول وی فیل. آئی گریو اپ ابراڈ, پوری لیٹ ٹینز میں واپس آئے تھے, تو آئی کین اشور یو کہ باہر رہنا بالکل آسان نہیں ہوتا, بیکاز ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں. لیکن میں یہاں ایک بات یہ کہوں گی کہ کسی بھی ملک میں جو ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ برین ڈرین ہے یا برین کیپٹل پاکستان لوز کر رہا ہے, کچھ پش اور پل فیکٹرز ہوتے ہیں. جب ہماری اکانومی کی انسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل اس طرح کا ٹرموائل ہو, حالات اتنے خراب ہوں, تو چاہے آپ کو میڈز اویلیبل ہوں, چاہے آپ کی زندگی میں کتنی ہی خوشیاں ہوں ایک کسی بھی ملک میں, یا رشتے سارے اویلیبل ہوں, یٹ یو وانٹ ٹو موو ٹو ادر کنٹریز فار بیٹر کوالٹی آف لائف. صحیح, وہاں رہنا آسان نہیں ہے, یہ بات حقیقت ہے. لیکن ہمیں جب تک ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کریں گے نا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن پہ فوکس کیا جائے تاکہ رکے یہ جو برین اس سے بھی زیادہ رکے. ماوش آئی وانٹ ٹو پک یور برینز. مجھے بتائیں کہ کچھ سوسائٹل فیکٹرز اور بھی تو ہیں نا, ہماری سماجی ذمہ داریاں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر بھی, اگر میں بالکل مائکرو لیول پہ چلی جاؤں, جو بڑا بیٹا ہوتا ہے, جو بڑی بیٹی ہوتی ہے, وہ نہیں نکل پا رہا بیکاز اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. جو منجلا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے, چلو اس کے پاس زیادہ اس طرح کی اپرچونٹیز ہیں, وہ ہوتا ہے تھوڑا ضدی بھی ہوتا ہے, اکثر دیکھا گیا وہ بغاوت کر کے بھی نکل جاتا ہے. اینڈ پیپل فیل دا پنچ. کبھی کبھار آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں اس کی وجہ سے بڑی وہ ایک طرح سے تناؤ آ جاتا ہے, اور خصوصاً ارسپیکٹو کہ آپ کا برتھ آرڈر کیا ہے, جو بھی بہن بھائی ملک میں رہ کر ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے یا ان کی ضروریات کو دیکھ رہا ہے, اس کو لگتا ہے دوسرا والا تو بھاگ گیا ہے اور وہاں سے صرف پیسے بھیج رہا ہے اور اپنی ذمہ داریاں اسے سائڈ پہ رکھ دی ہیں. اس پہ میں چاہوں گی کچھ بات آپ ضرور کریں. اچھا, جو یہ بات آپ کہہ رہی ہیں نا, آئی ہیو سین سو مینی فیملیز یہاں پہ سب سے بڑا بھائی ساری زندگی کمپلین کرتا رہتا ہے کہ جی میں نے چھوٹوں کو پڑھایا تھا, یا وہ تو باہر نکل گئے, وہ تو عیاشی کر رہے ہیں. اور جو آپ اس چھوٹے سے پوچھتے ہیں نا تو وہ پتا چلتا ہے کہ وہ پیسہ کمانے کی ایک مشین بن کے وہاں رہ گیا تھا, کیونکہ ایوری ون اسٹارٹیڈ ایکسپیکٹنگ کہ امی کی دوائیوں کے پیسے وہ باہر سے بھیجے گا. اینڈ باہر کی لائف از ناٹ ایزی. ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ اس وقت انفلیشن سے پوری دنیا ہٹ ہوئی ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں, سو پوری دنیا میں زیادہ آ رہے ہیں. اور جو تھوڑا سا چلیں ایکسچینج ریٹ کا فائدہ رہتا ہے, مگر وہ ہمیں ہوتا ہے جب ہم چھوٹے بھائی کو باہر بھیج دیتے ہیں اور وہ کما کے بھیج رہا ہوتا ہے, تو وہ ایکسچینج ریٹ ہمیں فائدہ دے رہا ہوتا ہے, نہ کہ اس کو. ایک اور بات یہ کہ جیسے بھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے وہ برین گین سمجھا جاتا تھا کہ لوگ پڑھ لکھ کے واپس آئیں گے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی, ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی کہ 100 کے قریب کوئی پی ایچ ڈی اسکالرس کو پاکستانی گورنمنٹ نے باہر بھیجا, ایجوکیشن کمیشن نے, اینڈ دے ڈڈ ناٹ ریٹرن. نو, بٹ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ان کے ساتھ بھی بیچاروں کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی تھی کہ ان کا وظیفہ کینسل کر دیا گیا تھا مڈل آف دیئر پروگرام. امیجن وہ پی ایچ ڈی پرسو کر رہے ہیں اور پیچھے سے پیسے آنے بند ہو جائیں. ایون ڈاکٹرز دیکھیں, ہمارے پاس سے ڈاکٹرز تیزی سے جا رہے ہیں. انجینئرنگ کا کوئی ہمیں اسکوپ نظر نہیں آتا ہے. پاکستان انجینئرنگ ڈاکٹرز, انجینئرز کے بعد آپ کو بتائیں 3 شعبے جن سے اگر آپ کو تعلق ہے اور آپ کو فوری طور پہ امیگریشن مل جائے گی. نمبر 1, اف یو آر اے پیرامیڈک اور نرسنگ اسٹاف. سیکنڈلی, اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ہنر ہے جس کے اندر ایون ہیئر سیلونز میں اگر آپ کام کرنا چاہیں اور آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. تھرڈ پارٹ, اف یو آر اے شیف, آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. یہ 3-4 ایسے ہنر ہیں جس پہ آپ کی امیگریشن شاید کسی پڑھے لکھے یعنی ایک بڑی ڈگری ہولڈر سے بھی زیادہ جلدی پتا ہو کہ مجھے مل جائے گی تو آپ کیوں نہیں جائیں گے جب آپ کو یہاں وہ فیسلٹیز اویلیبل. اور یہاں آپ کے پاس ڈگنیٹی نہیں ہے. یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ایک انسان فیل کرتا ہے کہ اگر وہ ایک شیف ہے یا ایک سیلون اونر ہے یا پھر ایک نرس ہے, ہم عزت نہیں دیتے. باہر آپ کو ایک عزت بھی مل سکتی ہے, آپ کی بہتر زندگی بھی ہو سکتی ہے. فائزہ, آپ کے پاس آنا, ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں. کوئکلی پہلے میں کالر کی بات سن لوں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, اچھا کال ٹرانسفر ہو رہی ہے. فائزہ, مجھے بتائیں, اگر گھر والوں سے پوچھا جائے جب ان کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں, دیر از آلسو اے پریفرنس
टू रिश्ते जो बाहर से आ रहे हैं, खुसूसन अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है, अगर आपका मामू जान बाहर रहते हैं और वहीं कनाडा से एक रिश्ता आ रहा है, तो फैमिली वाले कहेंगे चलो भाई वहां पे ना ये भी निकल जाएगी. दिस नीड टू पुश फैमिली मेंबर्स आउट थ्रू अ राइट रूट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वही बात है जो हम सब पैनलिस्ट बात कर ही रहे हैं कि इट्स ऑल्सो अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर, राइट. जब हम लोग हर प्रोफेशन को उसकी ड्यू इज्जत नहीं देंगे और उसको एक हकारत की नजर से देखेंगे, तो जाहिर सी बात है एक यंगस्टर जो यहाँ रह के कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को एट लार्ज, वो प्रेफर करेगा कि मैं जाके वहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे एज अ वेटर या एज अ कैशियर खड़ा हो जाऊंगा, बिकॉज एटलीस्ट वहाँ पे सवालिया निशान नहीं होगा. यहाँ पे उसको यही डर लगा रहता है दोस्त मजाक उड़ाएंगे मेरा, फैमिली मेंबर कोई आ गया अगर कहीं पे तो वो मेरा मजाक ना उड़ा दे. सो ऑब्वियसली सबसे पहले पॉइंट बेस यही है कि डिग्निटी ऑफ लेबर. एंड अगेन वही बात है पुश एंड पुल फैक्टर की जो महविश भी बात कर रही थी कि इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड ऑफ क्या है. क्या वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, बट उसके एवज आपको क्या क्या चीजें, डिस्टेंस फैमिली मेंबर्स से दूर, यहाँ पे जो एक आपको सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है. खुदा न खास्ता कोई अगर अस्पताल पहुंच जाता है 20 लोग खड़े होते हैं उसके साथ, उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली वाले, वहां जाके आप बड़े अकेले पड़ जाते हैं. एंड इफ यू ब्रेक इट डाउन, हम जैसे खवातीन की बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनल्स नहीं है, जो शादी करके बाहर जा रही है, बट इवन देन दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन सिस्टम. यहाँ पे आपको डोमेस्टिक हेल्पर्स एंड स्टाफ मिल जाता है. यहाँ पे आप बहुत अमीर ना भी हो तब भी आपको एक माली मिल जाता है जो आपके बाग का ख्याल रख लेगा. अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आपके गली मोहल्ले में एक छोटा सा सैलून है, वहां आप अपनी सर्विसेज करा सकती हैं. आई मीन जब बच्चियां फौरी तौर पे शादी होकर बाहर जाती हैं, दे फील शॉक्ड बिकॉज ना सपोर्ट है, और एक एक चीज का जो एक मौजना आपके जहन में कैलकुलेटर बैठा होता है, क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर करके देख रहे होते हैं कि अच्छा मैंने हेयर कट लेना है तो ये इतना महंगा पड़ेगा, अगर मैंने ब्लो ड्रायर करवाना है तो इतना महंगा पड़ेगा. फायदा इस पे कमेंट करेंगे बिफोर वी टेक अ ब्रेक? सो ऑब्वियसली ये तो है, इट्स हमारा मेंटल कैलकुलेशन उसी पे चलता है. पाकिस्तानी रुपीज में कमाए तो जाहिर सी बात है वहां जाके ट्रेड ऑफ करते हैं, बट वही बात है कि इट्स ऑल अबाउट comparative and the fact कि what is more important to you उस वक्त. कहीं भी किसी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट शायद इसीलिए बिकॉज उसके मसाइल इस किस्म के हैं यहाँ पे कि वो बाहर जाके ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर पा रहा है. सम ऑफ अस, ऑल ऑफ अस सिटिंग ओवर हियर, ये पैनलिस्ट हैं सबके सब, हमने यहीं पे अपनी जिंदगियां बनाई है ना. ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने. माई सिस्टर इन द वेक ऑफ कोविड, यानी 2020 के बिल्कुल अवाइल में जब पूरी दुनिया बंद हो रही थी, शी इमिग्रेटेड टू कनाडा, और वो आसान नहीं था बिकॉज आप पहले तो इस जुस्तजू में होते हैं ना, जब आप इस प्रोसेस में होते हैं कि आपने किसी भी जगह अपना पेपर वर्क मुकम्मल करना है, आपको एक वीजा मिले, एक लेटर मिले जिसके जरिए आप वहां पे लैंड करें, लेकिन फिर आपका एक नए चैप्टर ऑफ मुश्किलात का आगाज होता है, क्योंकि वहां पे जाके आपने घर भी लेना है, वहां के सिस्टम को भी समझना है, अपना पेपर वर्क भी मुकम्मल करना है, नौकरी भी तलाश करनी है, नौकरी और वर्क एथिक्स को भी समझना है. हमारे यहाँ जैसे 2-2 घंटे के लंच ब्रेक नहीं होते, और हमारे यहाँ जैसे ईद की 4 छुट्टियां माने ब्रेक. हाँ जी, तो ये कल्चरल शॉक की जरा बात हो रही थी कि कहीं बाहर जाते हैं उसके बाद सिनेरियो क्या होता है. फायजा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क एथिक में आपको कैसे अडेप्ट करना पड़ता है? यहाँ पे लंच ब्रेक्स हम देखते हैं देर हो जाए, 9 बजे का मतलब है कि सजेस्टेड टाइम है जी, आपकी मर्जी है 10 साढ़े 10 आ जाइए, और आज काम करने का नहीं दिल चाह रहा तो जल्दी चले जाइए. वहां की डेडलाइंस, वहां का वर्क प्रेशर, although we say that the Pakistani managers are the most resilient, work ethic भी बेहतरीन है, लेकिन अगर मैं एक पूरी सोसाइटी का जायजा लूं, हमारे लिए कितना आसान या मुश्किल है? आई थिंक काफी मुश्किल है, बिकॉज देखें स्पेशली कॉर्पोरेट्स में तो ये होता है कि जब वो अपने किसी सीनियर मेंबर को बाहर भेज रहे होते हैं ऑन डेपुटेशन या कुछ महीनों के लिए वहां पे रिसाइड करने के लिए, सो कल्चरल अवेयरनेस की ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं, बिकॉज आपको जरूरी है कि आपकी अवेयरनेस में हो कि वर्क एथिक्स क्या आप फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज, यहाँ बारिश हो जाती है, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि जी आज ना तो हम काम पे आएंगे ना काम हो पाएगा आपका, इवन फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम. आपसे बारिश की बात करिए, रमजान का महीना आता है, पहले 10 दिन हम दुनिया पे एहसान हमने रोजा रखा हुआ है, बीच के 10 दिन हमने जी तैयारियां करनी है ईद की, मजीद काम होने, आखिरी के 10 दिन वो तो दे देखे इबादत के, फिर ईद की 5 छुट्टियां अलग, यानी हम 40 दिन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे होते. मौजम, इस एटीट्यूड को लेकर इंटरनेशनली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? जी बड़ा मुश्किल है डेफिनेटली, ये कोई इनकरेजिंग नहीं है, लेकिन सीधा जब मोटिवेशन होती है तो फिर आप ओवरसीज में जब एडजस्ट करते हैं तो विद इन फ्यू वीक्स आप उस कल्चर के साथ अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती. यहाँ हमें पता है कि हमारे पास चॉइस है, कोई ज्यादा सख्ती नहीं है, और क्योंकि हम सब उसी कल्चर का हिस्सा है
तो हमें वो चीजें भी ज्यादा बुरी भी नहीं लगती हैं। बिल्कुल सही। तो बहरहाल जब हम बाहर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा आप देखें, इसको आप ट्रैफिक रूल्स के साथ भी करें। वही बंदा जो 10-15 साल ओवरसीज रह के आया, पाकिस्तान आते ही उसको पता मुझे किसी ने पूछना नहीं है, वो सीट बेल्ट उतार देगा, लाइन लेन का ख्याल नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। इस तरह कल्चर को भी हम इसी तरह लेते हैं। अच्छा, एक जो बेहतरीन चीज होती है वो जेंडर रोल्स। माविश, ये मैं आपके पास लेना चाहूंगी। यहाँ जो राजा बेटा उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पीता था, वहाँ पे वो ग्रोसरी भी करता है, वो खाना भी पकाता है, उसको सब चीजें आ जाती हैं। ये क्या जादू है? ये जादू जगह है। देखें, वो जो राजा बेटा पानी नहीं पीता था, अफसोस की बात ये कि बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो हमारे यहाँ हम लोग पसंद नहीं करते कि हम अपने बेटों को सिखाएं। और इस चीज का बच्चे जब बाहर जाते हैं तो एक कल्चरल शॉक, ज्यादा काम के आवर्स, मेहनत ज्यादा, उसके साथ साथ जो ये वाली तकलीफ है ना कि अब मुझे तो अंडा उबालना भी ठीक से नहीं आता है और मैंने खाना अपना खुद बनाना है, विच मेक्स लाइफ मोर डिफिकल्ट उन लोगों के लिए जो जाते हैं। तो एक बात तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगी कि आपका बेटा या बेटी प्लीज उसको किचन में खड़ा कीजिए, उससे पानी मंगवाइए, उससे कहें कि आज तुम नाश्ता बना दो। वो उसके लिए आप फेवर उसके लाइफ स्किल्स के लिए बिल्कुल उसके बेसिक लाइफ स्किल्स उसको आने चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, ये स्ट्रेन ऑफ लोनलीनेस पे भी मैं बात करना चाहूंगी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सीरियस टॉपिक कि आप अपने आप को, एक टनल विजन होता है, एक हदफ आपने सामने बनाया और सिर्फ उसी को चेस करना है कि मैं किसी तरह बाहर चले जाऊं, लेकिन क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं विद द काइंड ऑफ लोनलीनेस दिस मूव इज गोइंग टू ब्रिंग इन? देखिए, लोनलीनेस के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता, क्योंकि जैसा गोल सेट करते हैं बाहर जाने का तो उस वक्त हमें सब कुछ बहुत अच्छा, खूबसूरत एक पिक्चर नजर आ रही होती है और हमें इस बात का, मतलब कुछ चीज होती है ना, ओवरलुक कर देते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि जिस चीज की हमें आदत है, घर में बहन भाइयों की, ग्रैंड पेरेंट्स की, पेरेंट्स की, दोस्त अहबाब जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, मोहल्ले के फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल उस वक्त हमें ये सब नजर नहीं आ रहा होता कि वंस वी मूव आउट ऑफ दिस कंट्री तो वहां पे हमें सब कुछ नहीं मिलेगा, एंड दिस हिट्स हार्ड। आपको डिप्रेशन में ले जाता है। एब्सोल्युटली। और आपको जो चीजें मिस आप कर रहे थे, आप उनको यू कांट इवन वर्बलाइज देम। फायदा जी, आपको तंदूर की रोटी याद आ रही होती है, आपको मोहल्ले का मोची याद आ रहा होता है कि यार ये चीज कितनी सहूलत वाली थी। क्या कहेंगी इसके ऊपर आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपको हर वो चीज जो आप ग्रांटेड ले रहे थे यहाँ पे, वो एकदम से उसकी वैल्यू, उसकी प्रेशियसनेस आपको रियलाइज होती है। विच इज वाई लॉट ऑफ टाइम्स जब हम सब वो लोग जो बाहर काफी अरसा गुजार कर आते हैं, जब वो वापस आते हैं तो आपको उनकी आंख में एक सेंस ऑफ लव दिख रही होती है इस चीज के लिए कि यार वहां पे तो जो असिस्टेंस आप लोगों को यहाँ मिल जाती है कि बाहर निकलो, किनारे की दुकान के ऊपर से जाके जो लेना है वो ले लिया, वो वहां पे आपको शायद ना दिख रहा हो इतना। लेकिन मौजम, वो कहते हैं ना कि इफ यू स्टे इन द कंफर्ट जोन विल किल यू। कई प्रोफेशंस के लिए, और बात सुनी, ये भी बड़ी अहम बात है कि आपके पास एक बड़ी महदूद विंडो है जिसके अंदर आप बाहर जाकर मेहनत करके अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करके वहां के सिस्टम को समझ कर वहां काम कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए डॉन्टिंग है। अगर आपने 30-35 साल की उम्र क्रॉस कर ली है, अब आपके साथ एक आपका लाइफ पार्टनर भी है, एक आध बच्चा भी है, तब आपके लिए करना मुश्किल है। तो आपका क्या मशवरा होगा जो लोग सीरियसली इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, या उनके प्रोफेशन की उठान, जैसे कई डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि जी मौका ही आपको पाकिस्तान से बाहर मिलेगा, क्या उनको डर में रहना चाहिए, इन कंफर्ट्स के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, या फिर थोड़ा सेंस ऑफ एडवेंचर, थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए? आपका मशवरा क्या होगा? देखिए, रिस्क के बगैर तो कुछ भी नहीं है। एक लीनियर अप्रोच के साथ हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चलते हैं कि बस ठीक है, जिसका चल रहा है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक है, वो भी एक अप्रोच है, आपकी होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया आपसे सल्लम के बारे में कि आपका हर लम्हा अगला जो है वो पिछले से बेहतर है, यानी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो यही हम इंसानों के लिए भी है। अगर हम इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, HR के लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, कि हमारा जो स्किल है ना, टू लर्न न्यू स्किल्स एंड अनलर्न पिछले वाला जी, वो अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें तो जब वो बड़े होंगे, 30-35 साल उस स्टेज में आएंगे, तो उनको बड़ा काम आएगा। और आज के दौर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है विद जितनी रैपिड इनोवेशन हो रही है। मुझे प्रॉब्लम होती है, शायद आपको भी होती होगी, कि रोजाना हमें न्यू स्किल सीखना पड़ता है, हमें नई चीज सीखनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी, फोन यूज करना है, कोई एप्स नहीं आ रही है, वे आर डूइंग बिजनेस इज चेंजिंग। तो अब तो मेरी एज में भी अगर मैं रोजाना या वीक में कोई नया स्किल ना सीखूं तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। बिल्कुल सही। कंफर्ट जोन अच्छा, और आज का दौर बहुत कम्पिटिटिव हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, दो चीजें यहाँ पे बड़ी क्विकली, बिकॉज लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, तो दोनों से एक एक सवाल कर लेती हूँ। फायदा जी, कई जो पेरेंट्स माइग्रेट करते हैं, यानी जो लोग माइग्रेट करते हैं, वहां पे बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, अपने रीजंस की वजह से वहां आए हुए होते हैं, बच्चे वहीं पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन बच्चे जैसे ही लड़कपन, जवानी की दहलीज पे पहुंचते हैं, यकायक जो चॉइस आपने की
होती है वो आपको बुरी लगने लग जाती है. बेटियां बड़ी हो रही हैं जी, वापस आना है, बेटा बिगड़ ना जाए, पाकिस्तान वापस आना है. मुझे बताएं, ये उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं है? बिल्कुल है. आई ओपनली एग्री टू दैट कि ज्यादती है कि आपने उन लोगों की आंख ही उसी कल्चर में खुली है, उस पैटर्न से सीखी हैं चीजें लोगों ने, और एकदम से जब उन लोगों का टाइम आए टू कंट्रीब्यूट बैक टू दैट सोसाइटी, आप उनको लेके एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सोसाइटी सिस्टम में ले आए हैं, जहां पे उनको जो एक लफ्ज हम सब यूज करें, कल्चरल शॉक, मेजर कल्चरल शॉक इवन एज पाकिस्तानीज उनको लगेगा, बिकॉज वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे हैं. एंड वहां पे सबसे बड़ा गैप आता है कि वो बच्चे ना वहां के रह पाते हैं ना यहाँ के रह पाते हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में रहते हैं. आप उठा के पूरी फैमिली को यहाँ ले आएंगे, एक्सपेक्ट के जी वहां तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, यहाँ पे क्यों नहीं तुम्हें जॉब्स मिल रही. प्लीज अंडरस्टैंड कि उस बच्चे को भी टाइम लगेगा टू सेटल इन. और बहुत छोटी छोटी चीजों का स्विच, यानी आपने उसके पहनावे को यहाँ पे पुलिस करना शुरू कर दिया, उसके बैठने को, उसके उठने को, कि बेटा यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से साइकिल लेके बाहर नहीं जा सकते. तो आई मीन दिस इज अ बिग शॉक. एक कॉलर भी वेट करें, लेकिन वेरी क्विकली माविश, व्हाट अबाउट पेरेंट्स जो पहले तो बच्चे को पढ़ने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन फिर एक इमोशनल प्रेशर भी, उस पर एक ब्लैकमेलिंग का लफ्ज बड़ा हार्ड हो जाता है, इमोशनल प्रेशर होता है कि बेटा पढ़ लिया है, नौकरी तुमने वापस यहीं करनी है, वापस आ जाओ. ये भी ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ज्यादती है. और बच्चों की हम एज ए पेरेंट्स हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि बच्चों की भी फ्री विल हो सकती है, उनकी कोई शख्सी प्रेफरेंसेस, उनके अपने कोई ख्वाब भी हो सकते हैं. हमारी एज पेरेंट्स आदत है कि हम ख्वाब भी अपनी मर्जी के उन्हें दिखाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो अमल भी हमारी मर्जी का करें और फ्यूचर भी हम ही उनको पूरा क्यूरेट करके दें, विच इज ऑफ कोर्स उनके साथ ज्यादती भी है, और उनकी पर्सनालिटीज को हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं. और फिर हम बाद में कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है, या बच्चे जो है वो बागी, या देखो बूढ़े माँ बाप को भूल गए हैं, वो उन्होंने वहाँ अपना घर बसा लिया है, दुनिया वो बो रहे हैं ना, हम जो बोएंगे वही काटेंगे. बोने के अलावा यू हैव टू सेट देम फ्री, यू डोंट हैव टू बिकम उनके पैरों की बेड़ियां ना बने. आपकी खिदमत करना, आपको लुक आफ्टर करना उनका फर्ज भी है, लेकिन उस फर्ज को उनके लिए मुश्किल ना बनाएं. आप तरबियत में कोई कमी ना छोड़ें, बाकी रिजल्ट जो है वो फिर हम उसको ट्रांजैक्शनल ले जाते हैं ना, कि बिकॉज आई सेंट यू बाहर, आई पेड फॉर दैट, यू गॉट टू कम बैक. अब जरा वापस दो. अच्छा जी, एक कॉलर, प्रोबेबली द लास्ट कॉलर ऑफ आवर शो टुडे, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी नुसरत बोल रही हूँ लाहौर से. जी नुसरत जी. अब मैंने ये पूछना है कि अगर कोई ऐसी माएँ हों जो सिंगल हों और जिनकी एक ही बच्ची हो जी, और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, और उसमें एक बच्ची कह रही हो कि जी मैंने भी बाहर जाना है, ये मुल्क तो इस काबिल ही नहीं है. जी बिल्कुल. तो अब मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूँ इस सूरत में. आपकी बेटी अगर ऐसी ख्वाहिश कर रही है, पहले तो मुझे बताइए उनकी उम्र क्या है? वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है? अंडर ग्रेजुएट है ना, तो देन शी वांट्स टू गो फॉर मास्टर्स अब्रॉड. ओके, देखिए और उसी पे यही प्रेशर है विच वी वर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, दैट पेरेंट्स जो हैं वो मतलब बूढ़े हो जाते हैं, वापस आना है नहीं आना, फिर वही शादी के मसले के कहीं बाहर हम शादी कर दें इनकी. आप मुझे सच सच बताइए, दिल पे हाथ रखकर, कि आपको खौफ किस बात का है कि अगर वो बाहर चली गई वो आपको भूल जाएगी, या वो जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी? नहीं, वो इनमें से किसी किस्म की भी बच्ची नहीं है. वो कहती है कि आई वांट टू कम बैक एंड